अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद। दोस्तों, दरअसल अभी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में इलेक्शन होकर के गुजरा है। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला रहा और हर किसी ने दिलचस्पी ली, हर किसी का अपना एक तजजिया है। और अब चूंकि 8 तारीख को नतायज का ऐलान हो गया, भारतीय जनता पार्टी का जो है अक्सरियती साबित हो चुका है और उसकी सरकार बनी। लेकिन हर किसी का अपना किसी न किसी नजरिए पर और किसी न किसी मामलात पर हर किसी का नजरिया है, बातचीत है। आज चूंकि हमारे दोस्त जनाब रेहान साहब, जनाब जाकिर साहब और जनाब मुस्तफा साहब अपना अपना तारुफ के साथ अपनी बातें रखेंगे। उम्मीद है कि हम लोगों की बातचीत से लोगों में, खासतौर से मुस्लिम तबका अकलियतों में सियासी बेदारी पैदा हो। क्योंकि लोगों का कहना यह है कि सियासत बड़ी गंदी चीज है, जबकि सियासत के बगैर किसी कौम का उत्थान और किसी कौम की तरक्की नहीं हो सकती। सियासत ही के जरिया से तमाम तरक्याती रास्ते गुजरते हैं। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले अपने जनाब भाई मुस्तफा साहब को मदऊ करूंगा कि वो अपने तारुफ के बाद जो अभी इलेक्शन गुजरा है, जिसका कि 5 फरवरी को वोटिंग हुई है और 8 फरवरी को उसका रिजल्ट घोषित हुआ है, तो इसके ताल्लुक से अपने अपने तजर्बात, अपने अपने मुशाहिदात आप लोगों के सामने रखेंगे, ताकि जो कुछ भी हमारी बातें आप लोगों के फायदे की होंगी उससे आप लोग भी कमेंट करके या किसी न किसी तरह से अपने तजज़ियाती रिपोर्ट भी कम से कम तहरीरी तौर पर कमेंट में दे सकते हैं। भाई मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा है और मैं सहाफ़ती बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस अखबारी लाइन से तकरीबन 30 साल से वाबस्ता हूँ। दिल्ली में मुझे रहते हुए तकरीबन 30 से 31 साल हो चुके हैं और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसको बड़े गौर से करीब से देखने का मौका मिला है। ये पहला इलेक्शन था जिसमें इतनी दिलचस्पी लोगों ने ली और हर आदमी अपने तौर पर अपनी पार्टी जिसकी वो सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए उसकी कारकर्दगी को, उसके काम को सराहा और उसको जो है ना लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। ये इलेक्शन में कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, लेकिन इस इलेक्शन से हमें सबक क्या मिला, इसके बारे में मैं चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करना चाहूंगा। पहली बात, हमारी कौम के अंदर इलेक्शन के ताल्लुक से काफी बेदारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम किन मुद्दों पर वोट करते हैं, किन पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, ये जरूर तशवीशनाक और तशवीश की बात है। हमें जो है सिर्फ अपना फायदा या अपने इलाके का फायदा नहीं देखना चाहिए, बल्कि कौमी तौर पे, कौमी सतह पे जो पार्टी मुसलमानों को अपने सियासी तंजीमी ढांचे में या हुकूमत में हिस्सेदारी देती है, हमें उसको जो है तरजीही बुनियाद पे सपोर्ट करना चाहिए। इस इलेक्शन में ये चीज साफ तौर पे देखी गई कि मुसलमानों का वोट कई जगह बटा, मतलब 3 पार्टियों में तकरीबन तकसीम हुआ। सबसे ज्यादा जो है आम आदमी पार्टी को वोट मिला, उसके बाद कांग्रेस को मिला, तीसरे नंबर पे AIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी 2 जगह काफी सपोर्ट मिला, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों के बंटने की वजह से बहुत सी ऐसी सीटें थी जिसपे सियासी पार्टियां जीत दर्ज कर सकती थी, लेकिन वोट बंटने की वजह से मुखालिफ पार्टी जिसको जिताने के मूड में वो नहीं थे, वो जीत गई। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने मसाइल, अपनी जरूरतें, हमारे समाज में क्या किस चीज की जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें पार्टियों का इंतखाब करना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर मुस्लिम मोहल्ले में आमतौर पे एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है, स्कूलों की जरूरत है, उसके अलावा सड़कों की जरूरत है और दीगर जो चीजें हैं उस पर उसकी जरूरत है। हमने इन तमाम चीजों से कतई नजर ये देखा कि मुसलमान जो कभी किसी जमाने में एक तरफा वोट किया करते थे, इस बार काफी बटे हुए और तकसीम के साथ उन्होंने वोट दिया और किसी एक पार्टी को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। बसा औकात कई जगह तो ऐसा ही देखने में आया कि वहां पे मुसलमानों ने बीजेपी तक को वोट दिया। अभी मैं शालीमार बाग का एक वीडियो देख रहा था, वहां पे एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का जो वोटर है, वहां पे उन्होंने बकायदा वोटिंग नहीं किया बल्कि बीजेपी के लिए प्रचार भी किया मुसलमानों ने। तो ये जो चीजें हैं, ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन ये है कि अपने मफाद को मुकद्दम रख करके इंसान को वोटिंग करनी चाहिए। क्योंकि ये लोकल इलेक्शन था, दिल्ली असेंबली का इलेक्शन था, ये लोकसभा का इलेक्शन नहीं था, तो हर आदमी अपने लोकल मसाइल को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग किया। अब आने वाले सालों में
जिन पार्टियों से हम जुड़े हुए हैं, जिन पार्टियों को हमने सपोर्ट किया, वो पार्टियां हमें किस हद तक हमें अपना बना करके रखती है, या हमें सिर्फ इलेक्शन के मौके पे यूज करती है, या कुछ और मामला है, ये बाद में देखने वाली चीज होगी। क्योंकि तारुफी मामला था भाई साहब के साथ, जो कि कौमी दिल्ली के एक मजे हुए टीचर हैं, उस्ताद हैं। तो भाई साहब के साथ अपने तारुफ के साथ चंद बातें कहेंगे, उसके बाद तफसील में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई मुस्तफ़ा भाई साहब ने बहुत अच्छी बात रखी है अपनी। आज रहमान साहब के दफ्तर में हमारा आना हुआ और हम आपस में सोच रहे थे कि इस पे कुछ बात की जाए, छोटी सी, कि जो अभी दिल्ली के जो इंतखाबात तो हुए हैं और ये निहायत ही तारीखी रहा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं इसको तो बीजेपी की वापसी तकरीबन 26-27 सालों के बाद दिल्ली में हो रही है। तो आम आदमी पार्टी जो कि एक शानदार इलेक्शन अब तक लड़ती हुई आ रही थी, लेकिन आखिरकार हर सूरज का गुरूब होता है। तो आम आदमी पार्टी का भी सूरज अब जो है ढलने जा रहा है या ढल चुका है। बहुत सारी बातें इस पर अभी होगी। अभी इलेक्शन के बाद जो है हमें इस पर बैठ करके गौर करना है। आम आदमी पार्टी को भी करना चाहिए कि कहां उनसे गलतियां हुई हैं। और ये बात साबित हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ फ्री बीस या फ्री किरौड़ी के नाम पर, हालांकि ये सब आवाम का हक है, बहुत सारी बुनियादी बातें हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, सरकार इसीलिए होती है कि लोगों के फलाह बहबूद और उनके एस्टेब्लिशमेंट और उनके अच्छाई के लिए काम करें, जो कि सरकार कर रही थी। और उनका दावा है कि हम आगे भी जो है एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएंगे। और अपोजिशन का काम ही यही होता है कि मुद्दों को उठाना, आवाम की जो फायदे की चीजें हैं उनको सरकार के सामने लेके आना, तो वो तो हमें देखने को मिलेगा ही। लेकिन इस इलेक्शन के होने के बाद अब आगे की रणनीति क्या होगी, आगे क्या होने वाला है, इस पर गौर खोज करने की जरूरत है। मुसलमानों को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक मकूला है, तरबूज चाहे छुरी पर गिरे या छुरी तरबूज पर गिरे। हाँ, मुसलमानों का तो ऑलरेडी ही कुछ नहीं है। हाँ, हमारा तो पहले से भी कुछ नहीं है। अपना सर खोलने की जरूरत क्या है। हाँ, हमने खामखा का और बेकार में ठेका ले रखा था अपोजिशन बनने का और बीजेपी को हराने का, जबकि हम उसको हरा के भी कोई फायदा नहीं हमारा हुआ, नहीं जिता के कोई फायदा हुआ। तो जैसे कि भाई मुस्तफा कह रहे थे, तो उसी के ऊपर जो है अब आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। हाँ, लेकिन ये एक बेदारी हमें देखने को मिली है। इलेक्शन में लोग जो है अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यही है कि हमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है इलेक्शन के वक्त, खासतौर से कि कौन सी पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है। हमारे लिए कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए भी और हमारे सूबे के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब 27 सालों बाद बीजेपी फिर से एक बार दिल्ली के सूबे में वापसी कर रही है। तो अब क्या बदलाव होंगे, कैसे काम होंगे, आम आदमी पार्टी ने जो काम किया था अभी तक उसका भी तज्जिया होगा और उसका मुकाबला भी किया जाएगा कि अब बीजेपी क्या कर रही है उनके मुकाबले में। 10 सालों में इन्होंने क्या किया और अभी आने वाले सालों में ये क्या कर रहे हैं। तो अब ये एक दिलचस्प मामला होगा। एक ऐसी पार्टी जो कि एक बहुत बड़ी जमात है पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी सरकारें हैं अलग अलग सूबों में, और दिल्ली के लिए दिल्ली के मसाइल अलग हैं, दिल्ली के लोगों के मसाइल अलग हैं। यहाँ पर तकरीबन पूरे देश से लोग आते हैं और हर जबान, हर भाषा और हर मजहब के लोग रहते हैं। तो यहाँ के चैलेंजेस बिल्कुल ही अलग होंगे। तो अब ये एक बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए कि अब आगे हमें दिल्ली में कैसे जो है बाकी रहना है और आगे क्या क्या काम करना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा दिल्ली का रिजल्ट है, इससे जो हमें सीखने को सबसे ज्यादा जो मिला, मैं सबसे पहले उसकी बात करूंगा। इन जो 3 पार्टियां, बेसिकली 4 पार्टियों की, एक हम लेते हैं बीजेपी, एक कांग्रेस, एक आम आदमी पार्टी और एक एआईएम, ऐसे जो भी असुद्दीन ओवैसी साहब किया। सब पार्टियों में एक दो चीज नोटिस करी, इन पार्टियों के अंदर भी कितनी डेमोक्रेसी है। पहली बात, आज हम देखते हैं हर चीज, अगर बीजेपी में आज भी कोई चेहरा नहीं प्राइम मिनिस्टर का। अब मैं ये सोचा चलो जीत गई,
कौन सीएम होगा? मुझे जहां तक अभी लग रहा है सीएम की बात वो उठाएंगे पंजाब से या बिहार से। क्यों? आगे आने वाले इलेक्शन वहीं के हैं। अब कांग्रेस क्या सोच रही होगी? कांग्रेस का भी एक अलग अपना मुद्दा है कि भाई उसका ना ही उसकी वो करीब करीब लोकसभा में 0 सीट और ये विधानसभा में 0 सीट। हालांकि उससे ये नहीं था, उसका इतना था कि 1-2 सीट निकलनी चाहिए थी। बट मुसलमानों के लिहाज से मैं ये कहूंगा कि किसको सपोर्ट करें। मेरा बहुत ही सिंपल सा एक है कि जो दल बदलने वाले इंसान है, जो भी नेता वो जब तक किसी भी दूसरे दल में जा रहे हैं 5 साल तक या कम से कम 4-3 साल तक काम नहीं करते, उनको तो देना ही नहीं चाहिए। और हमें ये मुसलमानों ने ये चीज इस बार बहुत ही क्लियर कर दिया है कि कोई हारे कोई जीते हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, होना भी यही चाहिए और होना भी यही चाहिए कि बीजेपी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। कहाँ आज बीजेपी नहीं है भाई, पूरे मुल्क में हमें अपना काम करना, हमें सबसे बड़ा हमें अगर चलो मैं ओवैसी जी की बात करें, बहुत बड़ी करता है, बहुत ही अपना एक अपनी वो करना चाहिए, अपनी एक हम पावर हमारा ही सब कुछ सुनने वाला हो, तो हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अब 1-2 सीट पे लड़ा के ये चीज कर, अब मैं मुस्तफाबादी सीट को ले रहा हूँ, इतना ज्यादा मुझे दुख है मुस्तफाबादी सीट को लेकर। अब हालांकि जो वहां के बीजेपी कैंडिडेट थे वो खुद मान रहे थे मुझे हारना है, वो रोड जब उनका टिकट कटा तो वो रो रहे थे मुस्तफाबाद, हाँ, जहाँ पर वो महेंद्र सिंह ओखला में क्या हुआ? ओखला में तो समाजवादी पार्टी के जो कुछ लोग थे उन्होंने अपने ऊपर से मानना ही छोड़ दिया, अपना रहमतुल्लाह खान के साथ दिया, वो सीट निकल गई आम आदमी पार्टी को। अब यहाँ पे वोट बढ़ कर, जो कि ऐसी सीटें थी जो कि नहीं जीती जा सकती थी बीजेपी को, खुद बीजेपी कैंडिडेट मान लेते नहीं हम हार रहे, वो सीट जीत गई मुस्तफाबाद। तो ऐसे करके मुसलमानों ने काफी कुछ सीखा है और अपने वोटों को जो भी, जब पहली बात हम वोट बहुत पहले परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, इस बार मुसलमानों को बहुत अच्छा रहा, सबने बढ़ चढ़ के वोटिंग करी। दूसरा ये कि ये नहीं कि आम आदमी पार्टी सोचती थी चलो मुसलमान कुछ भी कर लेंगे, कहाँ जाएंगे, कांग्रेस जीत नहीं रही, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो आम आदमी पार्टी को ही देंगे, उसने इस बार ये चीज गलत हो गई साबित। अब 15 सीट ऐसी है जिसमें सिर्फ कांग्रेस की वोट से आम आदमी पार्टी हारी है, 15-16 सीट। तो ये सब चीजें हैं, तो मुसलमानों को मेरे हिसाब से राजनीति में और हाई एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हर सेक्टर में हमारे बंदे होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ पहले वाजपेयी टाइम मैं कहना चाह रहा हूँ किसी भी पार्टी को हमें दुश्मन नहीं बनाना और हम अपना नेता बनाए। हमारे अंदर कभी का नेता नहीं बना पा रहे, एक नेता बनना दूसरे को सपोर्ट करके। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि अपनी क़यादत बढ़ाओ, वही करना चाहिए। अपनी क़यादत बढ़ाओ, मगर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अकेले बढ़ा सकते हैं। क़यादत कैसे बढ़ाएंगे? तो रहे हैं तो क्या अब वहां से। हाँ, इसी बात पर एक शेर बता दूं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी आते हैं 1 सीट 2 सीट पर। भाई मैं कह रहा हूँ केजरीवाल तुम्हें घास नहीं डाल रहा है, आम आदमी पार्टी घास नहीं डाली, कांग्रेस नहीं, बीजेपी से तुम पहले ही से साठगांठ कर बैठे हो। जैसा कि आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो लोगों के तजजिए देख करके ऐसी बदबू फैली हुई है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कि आप मतलब सुना। मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाई, आप इन पार्टियों से नहीं मिल सकते, बीजेपी आपको घास नहीं डालती, आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस नहीं, तो कम से कम ये सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों से तो कम से कम इत्तेहाद करो। ये कहना ठीक है, चलो मकसद ही नहीं है वो, उनका मकसद तो साफ साफ जो है अगर वोट बांटना है। हाँ, अच्छा, लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने 2 सीट उतारी तो कौन सी बहुत बड़ी बात करी। हम कहते हैं कि फलां ने जब जय श्री राम का नारा लगाया तो मुसलमान मुश्ताल हो जाते हो, कहते हैं ऐसे कैसे। लेकिन तुम जो ये नारे तकबीर लगा रहे हो, क्या मक्का मस्जिद में खड़े हो, मतलब सियासी अखाड़े में खड़े हो, नारे तकबीर लगा रहे हो, ये फितना ही तो है। जैसे कि कहा कि नारे तकबीर भी फितना, और लोग ये कहते हैं कि 2 ही सीट उतारा, 2 सीट उतारते जरूर है, लेकिन जब वो हैदराबाद में बोलते हैं ना तो उत्तराखंड में उसके रिजल्ट, उसके गाज गिरते हैं, लोगों के गम गुस्सा का इजहार होता है। और यहाँ तो दिल्ली का मामला है, छोटी सी दिल्ली है, हर एक सीट पर असरअंदाज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी की वजह से। जब असदुद्दीन ओवैसी फितना अंगेज बात करते हैं तो एक बीजेपी लीडर जाकर के, अपने कार्यकर्ता जाकर के अपने लोगों को दिखाता है, कहता है कि देखो ये असदुद्दीन ओवैसी अकेले सीट हो करके आज इतनी बड़ी नारे तकबीर लगा रहे हैं, तुम हो जाओ अभी से बीजेपी वाले, वरना तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी में जितने लोगों को शामिल नहीं करते हैं, उससे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को शामिल पर करने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसी बात को कह रहा था कि अगर हमें ठीक है चलो
अब आम आदमी पार्टी को देखते हैं, वो कहाँ दिल्ली से शुरुआत हुई, दिल्ली में जीता, फिर आगे गए और सबको लेकर काम किया उन्होंने। पूरे इंडिया में इलेक्शन वो लड़ती है आम आदमी पार्टी। बट ओवैसी जी क्या कर रहे हैं, अपनी कहीं सरकार नहीं बनाई। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप मुसलमानों की बात उठा रहे, ठीक है, तो पहले आप एक जगह सरकार बना, पहले आप चलो, मैं कह रहा हूँ अच्छी हमें हिस्सेदारी चाहिए, मैं कह रहा हूँ हिस्सेदारी चाहिए, तो आप पहले तेलंगाना आपका वो है, तेलंगाना में सारे ऐसी पार्टी से बना जिससे लगे तुम्हें निकल नहीं पा रहे हो यहाँ ये अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज है, इसको मुसलमान समझ रहा है। बट अभी क्या जज्बाती हो जा रहे, अब उन्होंने इस बार किसको टिकट दिया, दो ऐसे लोगों को जो जेल में बंद थे, मजलूम है, मजलूम हमारे लिए हमारी कम्युनिटी के हैं, लेकिन लोगों के लिए वो आतंकवादी है। वही चीज को कह करके उन्होंने अभी भी कमेंट पढ़ रहा था, तो कहा कि 5 सालों में जो है ताहिर हुसैन और शबाब रहमान को जो है किसी तरह से किसी ने याद नहीं किया, उनको पैरोल भी नहीं किया। और ये अमित शाह की मदद के बगैर ये इलेक्शन लड़ गए, उनको पैरोल मिल गया। वही और हमदर्दी का स्रोत, हमदर्दी का स्रोत ऐसा कि दोनों को हथकड़ी लगी हुई है, पुलिस लेकर जज्बात या मरकजी हुकूमत भारतीय जनता पार्टी कितना ज्यादा एमआईएम पर जो है मेहरबान, बहुत ज्यादा। कोई भी केस नहीं हो रहा उनके ऊपर आज तक। ये देखिए साहब, ये एमआईएम के ताल्लुक से जो आप बात कह रहे थे, मैंने कई बार असदुद्दीन साहब के इंटरव्यू में हमने सुना है, उन्होंने हमेशा ये दावा किया है कि मेरी पार्टी कोई भी जो है ऐसी मुस्लिम जमात नहीं है, ना ही मुस्लिम के लिए काम कर रही है, बल्कि हम एक सेकुलर पार्टी हैं। हमारे यहाँ कैंडिडेट हिंदू भी होते हैं और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हटा देना नाम। नहीं, मैं इसी बात पे आ रहा था। और हम आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसका नाम ही में मुस्लिमीन लिखा जी, बिल्कुल तो नहीं, मैं इसी बात की वजाहत पे आ रहा था कि वो साहब हमेशा ये दावा करते हैं कि हमारी पार्टी कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है और ना ही हम मुसलमानों के सीट पर सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं। तो और हालांकि इन्होंने कई जगह पर ऐसा किया भी है कि हिंदू कैंडिडेट भी इन्होंने खड़े करे हैं पार्षद वगैरह में और इनके जीते भी हैं। लेकिन जब इनका हम रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो ये इलेक्शन चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा को, अक्सर इनके कैंडिडेट 99% जो है वो मुस्लिम ही होते हैं और मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ही होते हैं। तो ये इनका दावा इस तरीके से खोखला है, ये हमें ऊपर से जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। और एक बहुत तल्ख तजर्बा बता दूं आपको, जिन सीटों पर बीजेपी खार खाई होती है, जिन सीटों पर बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को हरा नहीं सकती, जिन सीटों पर कोई भी दाल नहीं कर रही है, उन्हीं सीटों पर एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को भेजा जाता है। ताहिर हुसैन यानी मुस्तफाबाद की सीट देख लीजिए या आप देख लीजिए शबाब रहमान यानी तो मतलब कहने का मतलब ये है, कोई दाल नहीं कर, कहने का मतलब ये कि जहां उनको पहले से मालूम है कि हम कभी जिंदगी में, यानी ओखला की सीट का सारा अगर देखें हम तो 2 लाख प्लस कुछ हुए हैं और उनका 60-70 टोटल वहां पर वोट ही है। उनको पता है कि हम किसी भी हाल में यहाँ नहीं जीत सकते और उसी जगह पर असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं। जाहिर सी बात है आग जब लगती है, हाँ, तो वो जो है आग जो है पड़ोस तक जाती है। एक जगह प्रचार करते हैं आप, वो 10-20 सीटों के आसपास की सीटों पर उसका असर दिखता है। और दिल्ली के इलेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने एंट्री करी है, पार्टिसिपेट करा है और नारे तकबीर और इस तरीके से जो है नारे लगाए हैं, उसका असर हम जो है आराम से रिजल्ट में देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है गुजराती बातचीत कर रहे हैं, मैं इतना बता दूं बिल्कुल कि आम आदमी पार्टी को या उसके, हालांकि घमंड बहुत आ गया था अरविंद केजरीवाल ने, किसी भी मुसलमान इलाके में गए नहीं, शायद मैं ठीक हूँ अगर आप लोग ठीक कीजिए, तो ये कहीं से कहीं तक गए नहीं। इनकी अपनी घमंड तो अपनी जगह पर है, कम्युनिटी को देखते नहीं थे, ज्यादा बाहर ही रहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो कि हुकूमत बना रही है उससे 1,90,000 वोट खाली कम है, बस उससे ज्यादा नहीं। वोट शेयरिंग बहुत ही कम, बहुत कम है, 42%। लोग कहते हैं 44% समथिंग जो है बीजेपी का। लोग कहते हैं कि कांग्रेस की जो है एक भी सीट नहीं आई, लेकिन आप देखें ना कि 1,90,000 वोट जो है सिर्फ मात्र कम है। और वही वोट जो है कांग्रेस को मिली है, 16-17 सीटों पे डायरेक्ट कांग्रेस ने उसको नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, ये हम लोग जो है, हमारी कम्युनिटी है जो आम आवाम है, खासतौर से मुसलमान, वो अपने आप को अपोजिशन बना लेती है। लेकिन इन पार्टियों के अपने वजूद का इतना खतरा होता है कि आपस में मिल नहीं सकती, मिल करके इलेक्शन लड़ने इनको इतना ज्यादा टेंशन होता है। मैं कह रहा हूँ अगर हरियाणा में कांग्रेस ने 4 सीट दिया तो क्या केजरीवाल को नहीं लड़ना चाहिए था? 4 सीट लड़ना चाहिए।
तो उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका भी दल चलो अभी क्या ही अपनी क़यादत हाँ, बढ़ाएंगे, अपनी क़यादत पार्टी को बढ़ाते हैं, हार जाएंगे तो हम हमारा क्या कौन है? हाँ हमें तो पेंशन मिलती बस रहेगी। उनको कोई बीजेपी से नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की गलती रही है कि गुजरात विधानसभा गुजरात चुनाव हो, हाँ गोवा हो गया, गुजरात, इन दोनों जगह पे जो है, और हरियाणा प्लस हरियाणा, इन तीनों जगह पे ये था, अपोजिशन की आम राय ये थी कि ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ा। हाँ ठीक है, लेकिन जिद इधर से भी था, जिद उधर से भी था। हम इससे कांग्रेस ने इधर से देखिए, हम नहीं- चार सीट जहां तक मैं बता पा रहा हूँ, कांग्रेस ने उनको 4 सीट, दोनों में 6 सीट की डिमांड करी। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको बात करके बताते हैं अभी अपने लोकल नेताओं से। फिर क्या होता है, उस दिन जमात मिल जाती है अरविंद केजरीवाल जी को। उसके बाद क्या होता है इनका, उसके बाद कैंसिल कर दिया केजरीवाल जी की तरफ से, डायरेक्ट मना कर दिया। अच्छा, इस दिल्ली के इलेक्शन में देख लीजिए, अब देखिए अजय माकन की तरफ से या बल्कि जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनकी तरफ से बाकायदा पर बदल गया था। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में ये तकरीबन कन्फर्म हो रहा था दोनों का इतिहास। हाँ जो कांग्रेस का जो सेंट्रल क्यादत है, मरकजी क्यादत है, ये उन्होंने हरी झंडी दे दी थी। लेकिन हुआ क्या, सीटों पे आकर कुछ पेच पचक फंसा, और अजय माकन, देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित, इन तीनों ने क्लियर बना कर दिया कि इससे कम में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे आप हमें अकेला चुनाव लड़ना पड़े। नहीं, वो बाद में ऐसा नहीं था, उसमें उसने यह था कि नहीं हम आपको देंगे, तो ये एक कंपेरिजन में थे। बट उनको क्या लगा कि देखो मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है, जो कांग्रेस का वोट है वो मिलेगा नहीं, एंटी बीजेपी जो एक तरह से कह सकते हैं, तो सारे वोट हमें मिल जाएंगे। तो उन्होंने केजरीवाल को पूरा पूरा घमंड था और वो टूट भी गए। देखिए, कांग्रेस की हमें इस मामले में हालांकि तारीफ हाँ तारीफ करनी चाहिए कि उसने इलेक्शन अच्छा लड़ा है, बहुत अच्छा लड़ा। और ये बताया है कि आप हमें अलग करके कोई भी इलाकाई जमात जो है अपने आप को बहुत बड़ी ना समझे। हमारे बिना कोई भी कुछ नहीं है, और क्यादत खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी नहीं हो सकती कांग्रेस के बिना। बीजेपी पार्टीज भी कि हाँ ठीक है, हमें एक दरकिनार नहीं करना है। एक बहुत हैरानकुन डेटा आप लोगों को बताता हूँ। मुसलमानों ने इस बार 9 से 10% भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी को वोट ऐसा दिया डेटा है। आया हुआ है। हाँ, ऐसा डेटा आया है, और टीवी चैनलों पर भी लोगों ने कहा है। और मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को फोन करके, चूंकि सभापति लाइन का होने के नाते से, जब मुबारकबाद दिया, तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुसलमान तो वोट देते ही नहीं। तो मैंने कहा कि 10% जो है मुसलमानों ने वोट दिया है। या तो आप ये मान लीजिए कि 10% मुसलमानों ने वोट दिया है, या तो आप ये मान लीजिए कि भाई साहब ईवीएम में आपने गड़बड़ी की। तो उन्होंने कहा नहीं, वाकई में मुसलमानों ने दिया है। तो मुसलमानों का रुझान जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि दुश्मनी किसी और की, कांग्रेस की दुश्मनी, आम आदमी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, हम क्यों अपने कंधे पर लेकर के? इसीलिए एक शेर याद आ गया, मैं आप लोगों को सुनाऊं। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, फिर कभी जब दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा हो। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आप ये कह रहे हैं कि उतना ही दुश्मनी करो जितना कि हजम हो जाए, एकदम से अपोजिशन बनने कटने मरने पर ना आ जाओ। जैसे मैं आपको मिसाल समझाता हूँ, यहाँ से सूर्य प्रकाश खत्री जी इलेक्शन लड़े हैं बीजेपी के कैंडिडेट। कहाँ से? कुमारपुर विधानसभा से। ठीक है, सूर्य प्रकाश खत्री जी वकील है, नामी ग्रामी वकील है। मेरी मुलाकात एक आध बार उनसे हुई है पहले, जब इससे पहले इलेक्शन में खड़े हुए थे। हाँ, तो अब हमारे मोहल्ले के कोई काम पड़ गया, तो क्या हम नहीं जाएंगे उनके पास काम कराने के लिए? तो जाना हमें पड़ेगा। तो हम हर एक आदमी से इसी तरीके से कट के रहेंगे और अपने आप को उसके सामने वो समझ के रखेंगे कि नहीं हमारा ये दुश्मन, हम इससे नहीं जाएंगे, तो ये ऐसे काम, सियासत ऐसी नहीं होती है। कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त। हाँ, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है आम आदमी पार्टी के हारने से जो है लोग खास तौर से मुसलमान लोग बड़े रंजोगम में, बड़े मायूस हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने पार्टी हार गई है। मैंने भाई क्या वो पार्टी दे रही थी जो तुम्हें नहीं देगी? मैंने पार्टी ने 10 सालों में उसने आपको क्या दिया? आपके इलाकों में कह दिया, आपके मोहल्लों में कह दिया, आपकी जमात को कह दिया। बल्कि आप ये समझिए कि वो शख्स जो है आपके इलाकों में जाना उसने पसंद ही नहीं किया। आप बताइए कोई रैली जो उसने मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में की, मुसलमानों के लिए 2 लफ्ज कभी बोला? जो शख्स आपके इलाके में जा नहीं सकता हो, 2 लफ्ज आपके लिए बोल नहीं सकता हो, आपके मसले मसाइल में खड़े नहीं हो सकता हो, चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे ये CNRC का मामला हो, चाहे दिल्ली का मुस्तफाबाद का फसाद हो, कहीं पर भी आप नहीं दिख रहे। तबलीगी जमात का मामला, तबलीगी जमात का मामला, आप स्पेशल बुलेटिन जो है जारी करते हैं। आज के दौर में आप सिर्फ जो है बिजली, पानी, सेहत, सड़कें, गलियां, नालियों पे इलेक्शन लड़ेंगे तो अच्छा सर एक बात और है, इनकी आइडियोलॉजी भी नहीं, मेन सबसे बड़ी बात ये इनका वो भी नहीं कर पा रहे। इनका नजरिया है नहीं। नजरिया आपका है क्या? आप कांग्रेस के नजरिए पे चल रहे हो या बीजेपी? भाई 2 ही नजरिया है,
तो इन्होंने अपने आप को जो है एक तरीके से बिल्कुल एक्चुअली इन्होंने एक नया नजरिया बनाया था डेवलपमेंट का, हम आएंगे पढ़ाएंगे स्कूल को ऐसा कर देंगे, एक बहुत बड़ा सपना दिखाया था लोगों को। अब नहीं कितने स्कूल में काम किया, नहीं स्कूलों में काम हुआ है, स्कूलों में काम हुआ है, बहुत सारे स्कूल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल चीजें बहुत सारी डेवलप हुई कोई है। भी सरकार आती ना वो उतना करती, नहीं हर जितना जगह उन्होंने किया है। हर जगह आम आदमी पार्टी से पहले भी सरकार है, ऐसा है कि उससे भी काम करे तो बढ़ा रही थी, उन्होंने किसने स्कूल बढ़ाया? काम किया था। नहीं उन्होंने स्कूल बढ़ाया नहीं। इन्होंने स्कूलों को बढ़ाया भी है, स्कूलों की बिल्डिंगों को भी डेवलप करा है, आम आदमी पार्टी भी नहीं है। बहुत सारी चीजें बनी है, बहुत सारी ट्रांसपेरेंट भी की है। इसमें तो जो चीजें हैं उसको देखो जो चीज उसको है, इनकार नहीं कर सकते। उसको हम नहीं कह रहे। अगर कोई आता ना, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ इसी बुनियाद पे आपको कुछ न कुछ नजरिया आवाम के सामने तो रखना पड़ेगा ना, आपका विचारधारा क्या है। एक्चुअली उनको ना समझ में नहीं आता, आप बाद में ये ऐसे आइडियोलॉजी की बात होगी, उनको ये टाउनशिप बना बना के देते रहेंगे, लोग खुश होते मुझे रहेंगे। ऐसा अच्छा है कि देखिए भाई, जब तक आप सियासत कर रहे हैं, जब तक आप देखिए क्या है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से दो विचारधारा का जन्म हुआ, एक अम्बेडकरवादी कह लीजिए या गांधीवादी कह लीजिए, और दूसरा जो था ये राइट विंग वाले, एक लेफ्ट राइट, तीसरा था लेफ्ट वाला। ठीक है, हर आदमी अपने अपने नजरिए पे काम करता हुआ आ रहा है आज तक। कांग्रेस अपने गांधीयाई नजरिए पे चल रही थी, बीजेपी जो है राइट वाले थी, और उसके बाद लेफ्ट वाले तो धीरे धीरे बेचारे खत्म ही हो गए। वो थे जब तक लेवल कैटेगरी के लिए वो काम करते थे। ठीक है ना, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी नजरिए से आपको जुड़ना पड़ेगा। आप सीधे जो है ना, आप बे लगाम नहीं हो सकते। जब कोई पॉइंट आता था उस पर खड़े नहीं पाते, जैसे बिल्किस बानो केस आ गया, हमको नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें। अब CA/NRC का मामला आया, बिल्किस बानो का मामला चलो गुजरात का मामला हो गया, CA लेकिन CA/NRC हो गया, दंगा हो गया, 2 दिन दिल्ली दंगा और केजरीवाल के घर से लेकर के 2 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 किलोमीटर मान लीजिए, लेकिन तीन दिन तक मुस्तफाबाद जलता रहा। अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा मतलब शिद्दत पसंद आदमी है कि वो निकला नहीं। अमानतुल्लाह खान चिल्लाता रहा घर भर को, पूरे मुस्लिम मेंबरान असेंबली उसके घर पे बैठे रहे, सारे मेंबर लेकर के गए थे, यहाँ आकर के जो है अपने राजभवन के सामने वो नारा लगाता रहा अमानतुल्लाह खान, लेकिन केजरीवाल के कान पर जोकर नहीं रहेंगी। अच्छा, जहां तक बात हो रही डेवलपमेंट की, तो मैं बात करूंगा। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की जितनी भी तारीखी शहर है, और ये आम रिवाज रहा है कि पहले के जो शहर होते थे वो पानी के पास नहीं, दरिया नदियों के आसपास हुआ करते, तो दिल्ली भी एक जो है तारीखी नदी है, हमारा जो है तारीखी शहर भी है, तो जमुना के पास में। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं 10-15 साल से हम भी यहाँ पर हैं दिल्ली में, तो वाकई ये एक बड़ा चैलेंज है और एक बड़ा मसला है दिल्ली की जमुना की सफाई। वाकई बहुत ही सारा नाला खुला पड़ा है, सारा का सारा जमुना में जा रहा है। तो आप जब सरकार बने हो, आप डेवलपमेंट पे आए हो, आप स्वच्छता पे आए हो, साफ सफाई पर आए हो, वादा पे किया था। शीला दीक्षित ने मकान प्लान बना के दिया था, उसमें पंकज पुष्कर भी यहाँ के MLA थे, तिमारपुर ये लगता हुआ, हाँ, कुछ एक्शन प्लान मैंने तैयार किया था, बट वो सिर्फ पेपरों पे रह गया, उसपे कोई काम नहीं हुआ। ऐसा ना, वो पंकज पुष्कर को काम ही नहीं करने दिया गया। नहीं, ये तो बात की बात है, काम करने आप काम करना चाहेंगे तो काम हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? आपका अपना काम, आपका अपना काम होता है तो LG के दफ्तर पे आप जो है बैठ करके धरना देते हैं। अच्छा, सड़क बनाने के लिए आप जो है बिजली बिल उसके लिए पैसे पास कर रहा है, सैलरी बढ़ाने के लिए पैसे बिल पास कर दे रहा है, बिजली वाली सब्सिडी दे रहा है, अब यही वाला काम नहीं हो पा रहा है। मेरे सड़कें बनाने के लिए आपको किसने रोका है? तो जो 10 साल पहले दिल्ली की सड़कें थी, तकरीबन मतलब 2-4% आगे पीछे ना कर लो तो एक राजधानी है देश की जो है, और पूरे इंटरनेशनल जो है क्या बोलते हैं, टूरिस्ट लोग आते जाते हैं, तो लोग यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? और आपने इन सड़कों के लिए, यहाँ के खूबसूरती के लिए, साफ सफाई के लिए कुछ नहीं दिखता, हर जगह धूल मिट्टी उड़ रही है। अब 10 साल से सेंटर भी रो रहा है, आप भी रो रहे हो कि हम पोल्यूशन को दूर करेंगे, पोल्यूशन का मामला हर साल यही रहता है। कॉलेजेस कुछ नहीं, कितने कॉलेज बने कोई बता रहे, कितने यूनिवर्सिटी बने? उन्हीं कॉलेजेस का नाम चेंज आप कर दो, बैनर चेंज कर दो, इधर का उधर कर दो। तो कौन सा यह है कि 10% लोगों ने दिल्ली में, मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जी जी। तो अब हर पार्टी ये समझ ले कि मुसलमान किसी के बाप का जो है जाकिर नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और मुसलमानों को भी ये चीज जान लेना चाहिए, कोई तुम्हारी पार्टी सगी दुश्मन नहीं है और ना ही सगी है। जिसको जहां बेहतर लगता है उसको जाना चाहिए, वोट कराना चाहिए, और उनके साथ मिल करके अपने कामों को निकालना चाहिए, अपने इलाकों के काम करने चाहिए, अपनी शिकायतें लेकर के जानी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन, खानदानी दुश्मन बने पड़े हुए हैं,
भारतीय जनता पार्टी ने बेशक मुसलमानों के अभी हाल ही में बहुत सारे मामला किए हैं, लेकिन कांग्रेस का जो लोग थोड़ा बुजुर्ग हैं उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस ने भाई इतने दंगे कराए हैं जिसकी लिस्ट बनाने लगोगे तो लोगों ने अपनी लोगों की मौतें हो गई जिन्होंने हाँ, ये तो सरकार में दंगे हुए हैं, अब इन्होंने करार नहीं कराया, इसका तुम नहीं कह सकते। 10 साल पहले कांग्रेस के दौरे हुकूमत थी, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कितने बम धमाके हुए, कितने ज्यादा मुलजिमीन पकड़े गए, हकीकी मुलजिम, लेकिन उनको सजा नहीं हुई। कांग्रेस के दौर की बात बता रहा हूं। और उसके पीछे जो इनकी सारी की सारी एजेंसियां थी, एनआईए है, सीबीआई है, और जितनी भी है, सब मुसलमानों को उठा उठा करके पकड़ करके ठूसती रही, जेलों में ठूसती रही, जेलों में ठूसती रही। 35 जब वो जेल में गए तो 30 साल 25 साल और 35 साल के थे, आज आए हैं तो उनकी कमरें झुक चुकी है। बिल्कुल, आज वो 65 साल के हैं, लेकिन आए हैं तो बेगुनाह। कांग्रेस कोई दूध की धुली हुई नहीं है, क्योंकि हमने उनको सजा कांग्रेस को हमने सजा मान लिया, उसकी गलतियां हमको गलती नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को हमने गैर मान लिया, उनकी एक भी जो है छींक हमको जो है दुश्मनी नजर आती है। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे उसूल हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं, उस पर सुधार करना चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के अपने नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरान के कॉल ऐसे हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी का ऊपरी लेवल जो है वो अभी इतना खुल करके जो है नहीं दुश्मन। अच्छा, मैं तो उसको मजीद और दुश्मन ना बना। रमन भाई, मैं आपकी बात को जो है सपोर्ट करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान कौम को जो है हमारे भारत का जो एक ट्रेंड रहा है इलेक्शन, जो जिस तरीके से यहाँ पे लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, और जिस तरीके से प्लान तैयार किया जाता है, क्योंकि जहां जहां जिस इलाके में जैसी जो जात बिरादरियां और जिस मजहब के लोग जहां पर जैसे होते हैं, लोगों को उठा करके इलेक्शन में टारगेट करके इस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन मुसलमानों को इसमें होशियारी और अक्लमंदी से काम लेना चाहिए कि हम सामने वाले को ये नजर ना आए कि हम आपके लिए सिर्फ वोट बैंक है, हमें भी वोट बैंक समझ करके। अरविंद केजरीवाल हारने के बाद आकर के भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद दे रहे हैं, मुसलमानों को यहाँ मातम बिछी हुई। अरे भाई क्या मतलब? हाँ, वो तो एक चलिए ठीक है, मुबारकबाद। हुकूमत आ ही गई है तो हम दुश्मनी लेकर के और क्या नाम है मातम बिछा करके भारतीय जनता पार्टी आ गई। केजरीवाल तुम्हारे घर में खाना ले आकर के निरावने वाला खिला रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी, भारतीय जनता पार्टी दे देगी जो केजरीवाल छीन रहा था। हमें 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 वोट करने का जो ट्रेंड अपना चेंज करना पड़ेगा। हमें सामने वालों को ये नहीं दिखाना पड़ेगा कि हम जहां मतलब आप जो चाहेंगे उस हिसाब से हम वोट करेंगे, और तो मतदान करते हैं। सबसे बड़ा मैं बड़ी चीज बोलने जा रहा हूँ कि ओवैसी लोगों से सावधान रहें, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ओवैसी जैसे, हाँ वही देखो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, विश्व हिंदू परिषद, ये उन्होंने फर्क बताई। ये जब मैं रहता हूँ विश्व हिंदू परिषद हिंदू की बात करता है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम की बात मैं कहता हूँ। अगर वो गलत तो ये सही कैसे? वही चीज मैं कह रहा हूँ इसमें कि हमें सबसे पहले जब भी जहां जाएं, सबसे पहले भैया आप अपने तेलंगाना में पहले जीत के आओ, फिर हम आपका सपोर्ट करेंगे। तेलंगाना में आप अपना ऐसी पार्टी है, सबसे सारे 100 साल की पार्टी है, आज हैदराबाद के शहर से अब वही क्यों, अब उसका अब आम आदमी पार्टी कब बनी? 2013-14 ऐसे कुछ बनी, 14 में ये अन्ना आंदोलन के टाइम में। आज कितनी ज्यादा हर जैसे पहुंचे, क्योंकि उन्होंने एक सेकुलरिज्म अपनाया। ठीक है, काम किया नहीं किया अलग चीज है उससे, बट बड़ी तो है ना। आज एक ही स्टेट में गवर्नमेंट है। अब अभी मैं कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस को अपने गरीबान में झांकना ही चाहिए। कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा किया है। देखिए, जब तक वो झांकेंगे नहीं, ऐसा उनकी एक तो पहली बात उनके पास वफादार कार्यकर्ता नहीं। एक्चुअली पहली बात किसके पास? कांग्रेस के पास। उनका माई बाप कोई है, ठीक है ना? कांग्रेस के पास में आपको बात करते हैं, वफादार कार्यकर्ता नहीं है, नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम। और दूसरी बात ज्यादा, दूसरी बात कांग्रेस के कभी भरोसा नहीं है कि कौन सा मरकजी क्यादत का बंदा भाजपा में चला जाए। उसका रीजन लीडर है कांग्रेस में, उन्होंने उर्दू मीडिया से मिलने से इनकार कर दिया। पूरा इलेक्शन दिल्ली का गुजर गया, दिल्ली के मीडिया से मुलाकात ही नहीं की। कैसी तकब्बुर है भाई इमरान पट्टा? नहीं ऐसा नहीं है। अरे मैं उर्दू मीडिया से आता हूँ, आप बता दीजिए एक इंटरव्यू एक मुलाकात। वही बता रहा हूँ, ये तो वो लीडर है कांग्रेस की तरफ से। सहाफियों से जिन्होंने बैठ के मिले भी थे, कौन से करोड़पति सहाफी होंगे? नहीं, सारे ही मुझे पूछे होंगे मोहल्ले इलाकों में जो। हाँ, वो आप कह सकते हैं उससे। सॉरी, सहारा से मिले, इंकलाब से मिले, तो कौन सी बड़े बाकी भारत भाई ये 100 साल
पुराना अखबार से ताल्लुक रखते हैं, किससे मुलाकात कर ली इनसे पूछ लीजिए। सारी पार्टियां जो है, भारतीय जनता पार्टी तमाम उर्दू अखबारों के इश्तेहारात काट रही है, तो कौन सा कांग्रेस ने दे दिया अगर सही है तो अगर अखबार वाले। देखिए मैं एक बात बताऊं आपसे, जो आप ये कह रहे हैं कि जो वफादार नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए बहुत, अब जैसे मैं सिंधिया को ले रहा हूँ, गुजरात सिंधिया, अब वो क्या मजबूरी होगी उनको पलटने की, क्या चीज है कि हाँ अब ऐसा नहीं। अच्छा क्या अगर आज ही जो है आज ही कांग्रेस गवर्नमेंट होगी तो सारे बाकी वापस इसमें आएंगे, तो उसमें हम क्या कहेंगे, ये दौर होता है क्योंकि हर आदमी को पावर पसंद है। अगर मैं अपने घर में मालिक हूँ ना, तो मैं घर में मेरे कोई मालिक है, मेरा भाई नहीं है। आज बोल रहा हूँ, बड़ा सख्त कमेंट मेरा है कि कांग्रेस सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वह क्या करता है, चिलमन से सटे बैठे हैं। तो कांग्रेस का वो हाल है। तो अपने मुसलमानों को भी तो अकल नहीं लग रही है, उनको ऐसा लगता है जिस चीज की मुखालिफत, मुस्लिम कम्युनिटी जिस चीज की मुखालिफत करने आती है वो इतना कट्टरपंथी से अंग्रेजी को हराम किया तो हराम करार कर दिया। आखिरकार बाद में जो है उसी को, और उसके बाद जो है टेलीविजन पे, जो पूरी दुनिया टेलीविजन के जरिए से पूरी नॉलेज ले रही थी तो उसको हराम करार दिया। अब जाकर के जो है मोबाइल, हर किसी के घर में 5-5 मोबाइल हैं। आज वही आलिम जो कह रहे थे कि क्या नाम है, खिंचाव, आज यही कहते हैं कि थोड़ी तो दूरअंदेशी रहो मेरे भाई अपने अंदर है। जो चीज आपके आने वाले वक्त में लाजिम और मलजूम है, ठीक है। दुनिया, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म सीखने जाओ चाहे चीन ना जाओ। हालांकि ये मकबूला है, ये मकबूला है जो कुछ भी है, लेकिन कहा जाता है वो बहुत मकबूल है, ठीक है। और हम कहते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी को, जब वो पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी को कचरा बना चुकी होती है तब हम उसके पीछे आते हैं। अंग्रेजी को हमने पकड़ा, बाद में कांग्रेस को पकड़ा, आज भी कांग्रेस को पकड़े हुए हैं। समाजवादी को जो है आज बना दी, अपना दुश्मन बना बैठे बीजेपी को। हाँ ठीक है, तो नहीं ये नहीं था कि हमें कांग्रेस एकदम जैसे ये हम जैसे मुताबिक बोल रहे हैं कांग्रेस को ऐसे वैसे, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सब पार्टी से कौन सी पार्टी ऐसे जिसमें बीजेपी में नहीं गए हो, कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए मुझको। सबसे ज्यादा किसने गया है? जिस पेड़ पर ज्यादा फल है उसमें तो पत्थर मारेंगे। बात ये ना, नेता कहाँ पे दो तीन चीजें होती हैं, बता दूं। नई सरकार जो होती है ना, उनको चलाने के लिए पुराने लोग चाहिए भी होते हैं। मैं आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी जीते थे तो मिलने कहाँ गए थे, मनमोहन सिंह जी के पास, क्योंकि ये देश सभी के लिए होता है। फिर होता है चलो ठीक कोई बात नहीं, तो अखिलेश यादव के 2 लोग गए थे, अखिलेश यादव ने क्या बोला था, यहाँ मुझे पता था वो जा रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे, क्यों? क्योंकि जो वहां पे जो चपरासी है, जो वहां पे लोग काम करने वाले, वो अखिलेश आप बात जारी रखिएगा, बीच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं वो सोशल मीडिया पर कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अमित शाह की मेहरबानी के बगैर ताहिर हुसैन और सफाउर रहमान बाहर नहीं आ सकते थे। लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अब सफाउर रहमान जो है जेल में चले गए, ताहिर हुसैन जेल में चले गए, आप पिटीशन दायर कीजिए, बैरिस्टर हैं। वही सबसे बड़ी बात है, इनके लिए कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, इनके लिए लड़ कर कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, सभी रिलीजियस पार्टियां लड़ रही है, सिर्फ ओवैसी को छोड़ के। अब कहीं कुछ होता है कौन लड़ता है? मैं कई सारे केसेस देखा, उसमें इमरान प्रताप गढ़ी खुद टीम गई है, कांग्रेस से थ्रू गई है, ठीक है। जितने बड़े केस होते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी का भी, जो आम आदमी पार्टी के केस है उसमें कौन लड़ा, किस लड़ा? कांग्रेस के ही मनोज सिंह साहब लड़े। तो ऐसा नहीं है जो आप कह रहे थे कि नहीं ये ट्रांसफर हो रहा है। देखिए नेता जो होते हैं ना, ये केस अलग चीज है, वो वकालत है, उनका पेशा है भाई, बात पेशे की नहीं है, वो पेशे के हिसाब से उनका केस लड़ रहा है, वो आपको नहीं जमहूरियत के हिसाब से लड़ रहा है, दूसरे की डेमोक्रेसी के हिसाब से लड़ रहा हुआ, पैसे के हिसाब से तो बहुत सारे केस लड़े जा सकते हैं। पैसा देखिए एक बात, जेटली जी बीजेपी के सीनियर लीडर थे, हाँ ठीक है, वो किस तरह केस में लड़ते थे। अभी ये रविशंकर प्रसाद है, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट है, वो वकील है, तो इनको केस अगर कांग्रेस का मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे, एक बार को नहीं लड़ेंगे। एक देखिए तो उनको पैसे कम नहीं है, कुछ चीजें होती है पैसे के लिए नेता लोग नहीं करते, ये बात हमें देखना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद की सियासत को अपनाना होगा। हाँ सबसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आज की हिसाब से, आज से 75 साल पहले का हो या 60-65 साल पहले का हो, उन्होंने हमेशा यही कहा कि तुम अपनी पार्टी बनाने की कोशिश नहीं करना। उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जो जिन्ना की पार्टी थी उसको देख करके कहा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह भी कहा था कि तुम अपना देश मांग रहे हो, बहुत जल्द तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे, और आखिरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह कहा था कि
तुम अपनी पार्टी अलग से मत बनाना, वरना 100 साल क्या 1000 साल भी बीत जाए तुम्हारी अपनी कोई वजूद नहीं होगी, और बाहर निकल जाओगे अलग से। सही बात है। ठीक है, आज उस चीज को बहुत ज्यादा आम करने की जरूरत है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब पार्टियों में रहो, यानी कि चलो ठीक है तुम मुस्लिम हो, तुमने अपना एक पार्टी बनाई, ठीक है, इन पार्टियों से गठजोड़ कर लो। मौलाना अबुल कलाम आजाद का कौल यही तो था, और इन्हीं लोगों के दरमियान में रह करके अपना हकूक हासिल करो, है ना। तो खैर बातचीत बहुत लंबी हो गई, अगर छोटे छोटे पॉइंट में कुछ कहना है तो अपनी बात करें। मैं सबसे पहले अपनी बात ये रखता हूँ कि हमें जब भी वोट देना हो, हम बहुत कभी भी वोट दें तो अपने लीडर को देखें कौन है, और एक मुश्तरका वोट दें एक तरफ। ऐसा ना हो कि, और सबसे दूसरा पॉइंट मेरा ये कि लीडर अपने हम बनाए, लीडर बनाए न कि पार्टी बनाए। वो लीडर होगा तो कहीं भी किसी भी पार्टी में काम आएगा। जो हमारे अंदर से लीडर ही नहीं रहेगा हमारे बीच में, तो हमें कोई वैल्यू नहीं देगा। उनको पता नहीं मजबूर है। एमआईएम एक बात कहती है कि अपनी लीडरशिप बढ़ानी है। भाई तुम्हारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई आएगा लीडर, तभी वो लीडर होगा, कौम की लीडरशिप तभी बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी में अगर आजम खान है तो वो लीडरशिप नहीं बढ़ा रहे, अगर आम आदमी पार्टी में अमरुल्लाह खान है तो वो लीडरशिप नहीं बढ़ा रहे, कांग्रेस में अगर जो है इमरान प्रतापगढ़ी है तो वो लीडरशिप नहीं बढ़ा रहे। तो लीडरशिप, जो लोग ये कहते हैं कि भाई ओवैसी आके लीडरशिप बना रहे हैं, लीडरशिप इस चीज को नहीं कहते, इसको कहते हैं नजरिया का बहुत ज्यादा खत्म हो जाना और लोगों को आपसी दिलों में तकसीम कर देना। असदुद्दीन ओवैसी की वो सियासत है। लीडरशिप हर वो लीडरशिप है जो एक कम्युनिटी का किसी भी पार्टी में नुमाइंदगी करे, वही हमारी लीडरशिप। लीडरशिप हमारी लीडरशिप अरे वो लीडर हमारा भी है, कांग्रेस में है, समाजवादी में है, आम आदमी पार्टी में। मेरा जो एक फाइनल कमेंट वो ये होगा कि अगर हम दिल्ली कनेक्शन पे बात कर रहे थे, हालांकि बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और तारीख के हवाले से भी, तो अगर इसमें हम देखते हैं 12-13 सीटें ऐसी जो निकल कर आ रही हैं 16-17 के आसपास में, कि जिसमें अगर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ में गठबंधन होता है ना, तो वो आज अभी दिल्ली का नतीजा कुछ और ही होता। वही कह रहा हूं भाई, ये लोकल पार्टियों को समझ लेना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल जी को भी समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस क्या चीज है। कांग्रेस के साथ में आपको मिलना पड़ेगा, जैसे मुसलमानों को हर पार्टी मिलना है, ऐसे आम आदमी पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसी पार्टी के साथ रहना चाहिए। मैं यही तो और अपना नजरिया क्लियर करें कि मुसलमानों के साथ में आपकी सोच और आपकी राय क्या है। पार्टियों को भी समझना चाहिए और आवाम को भी ये समझना चाहिए कि ये अपने मफाद को बालाए ताक रख करके आपस में मिल नहीं सकते, तो तुम एक दूसरे के लिए दुश्मनी क्यों ले? सिर्फ भाषणों में नहीं, बातों में नहीं, ये चीजें जमीन पर भी दिखना चाहिए। हमारी सोसाइटी में, समाज में, गलियों में, सड़कों पे, है ना, जो सारे तरक्याती काम होते हैं जो सारे ना, वहां पर भी मुसलमानों के इलाके में नजर आनी चाहिए, ताकि जो है ये पता चले कि आप हमारे साथ हैं या किसी और के साथ में। जी है ना, तो ये है। बाकी आप मुस्तफा भाई आप क्या कहेंगे? चूंकि दिल्ली में सरकार बदल चुकी है तो हमें नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। अच्छा, आपको भी उम्मीद है? हम चाहते हैं कि भाई वो जिस हिसाब से उन लोगों ने, भाई हमारी सरकार है, सड़क बनाए, हमारी सरकार, भाई दिल्ली में मैं रहता हूँ तो नई सरकार, ये कह रहा है कि बीजेपी हमारी सरकार है। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी की पूरी हुकूमत है 10 सालों। अरे भाई जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, दिल्ली की सरकार हमारी सरकार क्यों नहीं हो सकती है? सबका साथ सबका विकास जो है आपको गाना मान बैठे हैं माशाअल्लाह। नहीं, सबका मानना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के राशन, सड़कें, तालीम, एजुकेशन या फलाही रफाही भाबूदी कोई भी काम होता है तो हर कोई हमारा तो सबको उठाना है ना। आज से लेकर के समाज, देखिए नजरियाती तौर पे इख्तलाफ हो सकता है, समझ रहे हैं, विकास के मुद्दे पे, तरक्की के मुद्दे पे, गली मोहल्ले के, गली नालियों, सड़कों के मुद्दे पे हम तो भैया सरकार के साथ है। सरकार जो करेगा हम उसके लिए मोस्ट वेलकम। कैसे नहीं रह सकते, आप सरकार से कर भी मैं वही करना है वो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपने तखय्युलात को हमारे सामने रखा। इंशाल्लाह चंद लोगों ने भी अगर देख लिया तो मेरे ख्याल से 100 लोगों का एक प्रोग्राम करने के लिए हम लोगों को लाखों रुपए खर्चा करने पड़ते हैं। ये बातें अगर 100 लोगों तक पहुंच गई तो समझो लाखों रुपए का काम हो जाए। फिर किसी और टॉपिक पर इंशाल्लाह ताला ऐसे ही किसी दिन, यानी इतवार या किसी दिन हम लोग आएंगे और अपने अपने ख्यालात से आप लोगों को रोशनास कराएंगे। आप लोग भी कमेंट करके अपने अपने ख्यालात को बताइएगा, उसको इंशाल्लाह ताला उस टाइम देखेंगे किस टॉपिक पर, एजुकेशन पर। जैसे कि रेहान भाई जो है, पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू भी दिया था कि इन्होंने जो है लैंग्वेजेस का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। जाकिर भाई जो है वो दिल्ली सरकार के जो है लगभग 15 साल पहले के 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ टीचर हैं। मुस्तफा भाई एक ऐसे अखबार से जो आते हैं जो कि 100 साल पुराना सहाफत का एक मेयार कायम किए हुए हैं। और मैं नाचेज मुतीर रहमान अजीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।